प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं। पर प्यार निर्दयी, क्रूर और पत्थर दिल कातिल भी होता है, वो हम आज की कहानी में देखेंगे। अपने प्यार की सनक में जब कोई अंधा हो जाता है तो उसे ना ही अच्छाई और बुराई का ख्याल रहता है और ना ही कोई रिश्ता उसे अपना लगता है। आज की ये दर्दनाक कहानी सुनाऊं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये कि अगर कोई कातिल जिसकी उम्र अभी तक 18 साल से भी कम हो यानी नाबालिग हो, उसे कत्ल के जुर्म में क्या सज़ा होनी चाहिए? अपनी राय सोच समझकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कर्नाटक के बेंगलोर में राजाजी नगर इलाके में जय कुमार जैन नाम के एक मशहूर कपड़ों के व्यापारी रहा करते थे। जय कुमार के परिवार में उनकी बीवी पूजा देवी के अलावा एक 15 साल की बेटी प्रीति और एक 7 साल का बेटा यश भी रहता था। जय कुमार जैन बेंगलोर के होलसेल कपड़ों के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक थे। 41 साल की छोटी सी उम्र में जय कुमार ने काफ़ी दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हंसता खेलता अमीर परिवार था। 17 अगस्त के दिन जय कुमार के परिवार को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में तमिलनाडु के पौंडीचेरी में जाना होता है। अब क्योंकि जय कुमार जैन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से पौंडीचेरी नहीं जा सकते थे, वो अपने परिवार को अकेले ही पौंडीचेरी भेजने का फैसला करते हैं। तय किए गए दिन जय कुमार की बीवी और बेटा तो शादी के लिए निकल जाते हैं, पर जय कुमार की बेटी प्रीति अपने पिता के बारे में सोचकर घर पर ही रुक जाती हैं। वो अपने पिता से कहती हैं कि घर के सारे सदस्य अगर चले जाएंगे तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। पिता भी अपनी बेटी की समझदारी भरी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। शाम के करीब 6 बजे जय कुमार की बीवी पूजा अपने बेटे को साथ लेकर पौंडीचेरी के लिए निकल जाती हैं। पूजा को स्टेशन पर छोड़कर बाप बेटी घर आते हैं, साथ में बैठकर डिनर करते हैं और रात होने तक अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह करीब 10 बजे जय कुमार जैन उठते हैं और नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। जय कुमार नहा ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके बाथरूम से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। बाथरूम की एक खिड़की घर से बाहर भी थी, तो बाहर से भी आग की लपटें दिखाई देती हैं। इधर एक तरफ बेटी प्रीति मदद के लिए चिल्लाती हैं, दूसरी तरफ लोग भी आग की लपटें देखकर घर की ओर भागते हैं। सब लोग मिलकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि जय कुमार जैन बुरी तरीके से आग में लिपटे हुए हैं। जैसे तैसे करके आग को बुझाया जाता है और जय कुमार जैन को बाहर निकाला जाता है। इतनी देर में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच जाती है। जय कुमार जैन को बाथरूम से बाहर निकलकर उनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि आग की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस घर पे मामला संभालती है और जय कुमार जैन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जय कुमार की बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पुलिस अपनी प्राथमिक जांच शुरू करती है। घर में प्रीति के अलावा कोई और था नहीं, तो पुलिस प्रीति से ही अपनी जांच की शुरुआत करती है। प्रीति पुलिस को अपने बयान में बताती है कि रविवार की सुबह उठने के बाद वो हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। जब वो वापस लौटी तभी उसने अपने पिताजी के बाथरूम से आग की लपटें निकलती हुई देखी, जिसके बाद उसने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से बाथरूम में आग लग गई होगी, जिसकी वजह से शायद उनकी मौत हो गई। पुलिस को भी तो ऊपर ऊपर से यही लग रहा था। पुलिस को सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती तो उसके बाद पुलिस भी इस केस को एक्सीडेंटल डेथ दिखाकर बंद कर देती। पर 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई थी वो इस घटना के 2 दिन गुजरने तक किसी पुलिस वाले के भी ख्याल में नहीं आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ मेंशन किया गया था कि जय कुमार जैन की मौत आग या धुएं की वजह से नहीं बल्कि गला कटने की वजह से हुई है। यानी आग लगने से पहले ही किसी ने जय कुमार जैन का गला काट के उनकी हत्या कर दी थी।
पुलिस अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिस केस को एक्सीडेंटल डेथ दिखाकर बंद करना था, उसमें एक नया ही ट्विस्ट आ गया था। अब पुलिस को ये पता करना था कि आखिर किसने और क्यों जय कुमार जैन को काटा और फिर जला दिया, और जय कुमार को मारने के बाद भी बेटी प्रीति को क्यों छोड़ दिया गया। और तो और बेटी ने भी अभी तक की पूछताछ में किसी का नाम तक नहीं लिया था। अब पुलिस इस केस को एक मर्डर केस की नज़र से देखना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले जय कुमार जैन की 15 साल की बेटी प्रीति को पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे एक बार फिर से सवाल जवाब करती है। इस बार प्रीति पुलिस को वही कहानी सुनाती है कि रविवार की सुबह वो पड़ोस में अपने दोस्त से मिलने गई, जहां से वापस लौटी तब उसने अपने पापा के बाथरूम से धुआं निकलता हुआ देखा। याद रहे कि प्रीति ने अपने पहले बयान में पुलिस को बताया था कि वो मॉर्निंग वॉक पर गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने प्रीति से यहाँ तक पूछ लिया कि उस दिन उसने किसी को घर में आते या जाते हुए देखा था, तो प्रीति ने उसका भी इनकार कर दिया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, पर वहाँ से भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस एक बार फिर से प्रीति को पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि घर में सबसे पहले मदद के लिए कौन आया था। इसके जवाब में प्रीति बताती है कि पड़ोस में रहने वाला प्रवीण नाम का एक 19 साल का लड़का सबसे पहले मदद के लिए आया था। पुलिस उसे भी पूछताछ के लिए बुलाती है, पर प्रवीण के इंटरोगेशन से भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब पुलिस को लगता है कि हो न हो जय कुमार जैन की बेटी प्रीति ही कुछ न कुछ छुपा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो प्रीति 2 ही दिन में 2 अलग अलग बयान दे चुकी थी। दूसरा ये कि घर में आके कोई एक इंसान को काट के उसके बाद आग लगा के चला जाता है और उसे भनक तक नहीं लगती। अब पुलिस कुछ सख्ती से पेश आती है और 15 साल की प्रीति को हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। शुरुआत में प्रीति वही घिसी पिटी कहानी सुनाती रहती है, पर जब पुलिस उसके सामने सब कुछ तर्क रखती है और सख्ती दिखाती है, तो उसके बाद प्रीति टूट जाती है और कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है। एक 15 साल की लड़की अपने ही पिता का कत्ल क्यों करेगी, और वो भी गला काट के, और बाद में अपने ही पिता को कोई क्यों जला देगा। पुलिस ने जब प्रीति से इन सब के बारे में सवाल किए, तब जाकर सामने आई दिल को कचोट के रख देने वाली दर्दनाक कहानी। प्रीति जैन बेंगलोर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसी स्कूल में प्रीति के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण भी पढ़ाई करता था। प्रवीण प्रीति से उम्र में 3 साल बड़ा था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कोविड की वजह से प्रवीण के पिता को फंड देकर नौकरी से निकाल दिया गया था। प्रवीण के पिता ने उस फंड के पैसे को अपने बेटे के भविष्य के लिए बैंक में जमा करवा दिया और उसी के ब्याज से उनका घर परिवार चलता था। प्रवीण और प्रीति के बीच पिछले 5 साल से दोस्ती थी और उनकी दोस्ती रिलेशनशिप तक पहुंच गई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्रीति 10th क्लास में पढ़ती थी, जबकि प्रवीण ने इंटर पूरा करने के बाद बेंगलोर की ही एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अब स्कूल चेंज हो जाने की वजह से दोनों का मिलना जुलना काफ़ी हद तक कम हो गया था। दोनों अब ज़्यादातर एक दूसरे से फ़ोन पर ही बातचीत किया करते थे। इधर प्रीति के पिता भी नोटिस कर रहे थे कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में कम और फ़ोन और चैटिंग में ज़्यादा टाइम दे रही थी। प्रीति के पिता को प्रीति और प्रवीण के बीच के रिश्तों की भनक भी लग चुकी थी और वो कई बार उसे प्रवीण से दूर रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने को बोल चुके थे। सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि डांट तक चुके थे। ऊपर से प्रीति के दिमाग में मॉडलिंग का भूत भी चढ़ा हुआ था, जबकि पिता को उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना था। प्रीति के दिमाग में मॉडलिंग का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि एक बार वो अपने घर पे झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई तक चली गई थी। वहाँ 5 दिन रुकी भी और अलग अलग फोटोशूट और फैशन शो में हिस्सा तक लिया। जब उसके पिता को उसके दोस्तों के जरिए पता चला कि उनकी बेटी प्रीति अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई गई है, तो उसके वापस घर लौटने पर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और प्रीति की बेल्ट से पिटाई करते हैं और उसका फ़ोन तक छीन लेते हैं। इस घटना के बाद से प्रीति को अपने ही पिता से नफरत होने लगती है।
उसे लगता है कि उसकी प्रेम कहानी में उसके पिता एक विलन है और जब तक उसके पिता जिंदा हैं वो ना ही अपने प्रेमी को पा सकेगी और ना ही अपनी मॉडलिंग की महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएगी। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद प्रीति अपने ही पिता को अपने रास्ते से हटा देने का फैसला करती हैं। 17 अगस्त की शाम जब प्रीति की माँ उसके छोटे भाई को लेकर किसी रिश्तेदार के वहाँ पौंडीचेरी जाने के लिए निकलती हैं, तब प्रीति उनके साथ जाने के बजाय घर पर ही अपने पिता के पास रुक जाती हैं, क्योंकि उसे अपने पापा को रास्ते से हटाने का इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं था। शाम को डिनर करने के बाद जय कुमार जैन हर रोज सोने से पहले दूध पीकर सोया करते थे। वैसे तो रोज ये काम उनकी बीवी पूजा करती थी, पर आज उनकी गैर हाजिरी में प्रीति अपने पिता के लिए दूध लेकर आई। प्रीति ने पहले से ही अपने प्लान के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से नींद की गोलियां मंगवा रखी थी। दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर प्रीति ने अपने पिता को दूध दे दिया। दूध पीने के बाद जब जय कुमार जैन सो गए तब प्रीति ने अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फ़ोन करके बुलाया और दोनों ने मिलकर नशे में सोए हुए जय कुमार को चाकू से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। जब इन दोनों को तसल्ली हो गई कि जय कुमार की मौत हो गई है, तब इन दोनों ने जय कुमार की डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गए और उसे आग लगा दी। इसके बाद की कहानी तो आप लोग सुन ही चुके हैं। पुलिस ने प्रीति और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। प्रीति नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जबकि प्रवीण को पुलिस ने जेल भेज दिया। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह भी है कि अपने गुनाह का पर्दाफाश होने के बाद भी प्रीति को कभी भी अपने किए पर पछतावा या अफसोस नहीं हुआ। अब आप जरा जय कुमार जैन की बीवी पूजा देवी की हालत के बारे में सोचिए, जिन्होंने एक ही पल में अपने पति और बेटी दोनों को एक साथ गंवा दिया। गुस्सा और बदले की भावना से लिया गया एक कदम इंसान की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। ठीक वैसी एक कहानी है प्रिंसी तिवारी की, जिसके पिता को अपनी बेटी की प्रेम कहानी पर ऐतराज था, तो पिता ने ही अपनी बेटी को मार के उसके बदन के टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो।